चलिए अब देखते हैं खान सर का बुक जो पॉकेट जीके है समान ज्ञान, उसका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अब देखेंगे। ठीक, हमने 6 चैप्टर देख लिया है, अब आगे देखते हैं। यह है प्रकाश। ठीक, प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित ऊर्जा का वह प्रकार जो 400 से 700 नैनोमीटर वाली दृश्य प्रकाश तरंग है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इन विकिरणों को प्रकाश कहा जाता है और इससे संबंधित विज्ञान प्रकाशिकी कहलाती है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। प्रकाश की तरंग दर 3800 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक, अब प्रकाश के स्रोत। अब दीप्त वस्तु यानी वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, देती है, दीप्त वस्तु कहलाती है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य और तारे हैं। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है बिजली दीपक, तेल दीपक आदि, तेल का दीपक आदि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब है अदीप्त वस्तुओं के बारे में जानते हैं। कौन वस्तु? अदीप्त वस्तु यानी वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। ऐसे वस्तुएं उन पर पड़ने वाले प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है, जैसे मेज, कुर्सी। ठीक है, अब है पारदर्शी वस्तु। यह वस्तु अधिकांश प्रकाश ऊर्जा को अपने से गुजरने की अनुमति देता है। उदाहरण है कांच, वायु और निर्वात। अब है पारभासी वस्तु यानी यह वस्तु आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा को गुजरने की अनुमति देता है। उदाहरण है ग्राउंड ग्लास, गंदा पानी, धूल से भरी हवा। अब है अपारदर्शी यानी वह वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश ऊर्जा को गुजरने नहीं देते हैं, जैसे ईंट, पत्थर और लकड़ी। ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं को यानी प्रकाश को पार नहीं करने देती है। अब प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी इसके अनुसार प्रकाश कभी कण तो कभी तरंग प्रकृति दर्शाता है, अर्थात दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या तरंग की प्रकृति के द्वारा और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या कण प्रकृति के द्वारा की जाती है। अब तरंग प्रकृति दर्शाने के दौरान प्रकाश की कोणीय या फोटोन प्रकृति, आभासी, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या कण प्रकृति के द्वारा की जाती है। तरंग प्रकृति दर्शाने के दौरान प्रकाश की कोणीय या फोटोन प्रकृति अप्रभावी रहती है। वह जब प्रकाश फोटोन की भांति व्यवहार करता है तो तरंग प्रकृति अप्रभावी रहती है। अब प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम डेकार्ट ने यह बताया कि यह छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश का व्यतिकरण यंग ने, और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। प्रकाश क्वांटाइज्ड होता है जो छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों में आता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्वांटाइज्ड ऊर्जा फोटोन की परिकल्पना प्रकाश के कणीय प्रकृति का परिणाम देता है। चलिए अब देखते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक तरंग भी है और एक कण भी है। इसे ही प्रकाश को द्वैत प्रकृति कहते हैं। अब है प्रकाश का उत्सर्जन। ठीक, किसी पिंड को अधिक गर्म करने पर वह उष्मीय विकिरण और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, अति तप्त लोहे की छड़ इत्यादि। सूर्य प्रकाश ऊर्जा व उष्मीय विकिरणों का अंतिम व आदि स्रोत है, जिससे पराबैंगनी विकिरण
और रक्त किरणें इत्यादि उत्सर्जित होती है। अब प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं। प्रकाश के गुण, ठीक। अब प्रकाश के सरल रेखा में गति करने के कारण सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती है। प्रकाश कण व तरंग है, इस कारण इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल व तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, परंतु उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अब विरल माध्यम, इसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। सघन माध्यम, इसमें प्रकाश का वेग विरल माध्यम से कम होता है। अब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में देखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं प्रकाश माध्यम, ठीक है। माध्यम प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल का प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तारपीन का तेल का प्रकाश की चाल होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब कांच का प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रॉक साल्ट का प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नायलॉन का प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड अर्थात 499 सेकेंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। अब समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण को कांच की एक समान मोटाई की चिकनी पट्टी के एक तरफ किसी चमकीली धातु जैसे पारा या चांदी का लेप करके व उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके बनाते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरणें परावर्तित होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। अब है किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब का बनाता है। इस प्रकार परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। अब पार्श्व उत्क्रमण का अर्थ है किनारों का बदल जाना, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है जैसे यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ उठाए तो उसे प्रतिबिंब का दाहिना हाथ उठा हुआ दिखेगा। इसीलिए AMBULANCE एम्बुलेंस वाहनों में उल्टा यानी एम्बुलेंस लिखा जाता है ताकि वाहनों के चालकों को यह दर्पण में देखने पर सीधा दिखे, ठीक। यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए सिर्फ दर्पण को θ कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2θ कोण से घूम जाती है। यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष गति करती है तो प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष दुगुनी चाल से गति करेगा। अर्थात यदि हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दर्पण की तरफ जाए तो हमारा प्रतिबिंब हमारी तरफ 2x किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल के बराबर होती है। यदि दो समतल दर्पण θ कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके माध्य में रखी वस्तु के बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या निम्न प्रकार से होती है। चलिए अब देखते हैं 360/θ होगी यदि यह एक विषम राशि है तो, ठीक है। यदि 360/θ का मान सम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या 360/θ - 1 होगा, ठीक। अब यदि θ 360/θ का मान पूर्णांक में नहीं आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। यदि 360/θ का मान विषम संख्या आए तो विषम संख्या आए और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच
समद्विभाजक पर रखी हो तो 360/θ यानी एक प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब यह पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री पर सेट किया जाता है। अब यह प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानते हैं। यानी किसी वस्तु या अवरोधक से प्रकाश किरणों के टकराकर वापस मुड़ने की घटना को परावर्तन कहा जाता है। जिस सतह पर प्रकाश आपतित होती है वह सतह जितनी चिकनी, पॉलिशदार व घनी होगी, प्रकाश का उतना ही अधिक भाग परावर्तित होगा। अब दर्पणों के पीछे की सतह पर चांदी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अब परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अब देखते हैं आपतित किरण के बारे में। इस सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु वह बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब अभिलंब के बारे में देखते हैं। अभिलंब यानी आपतन बिंदु से सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब परावर्तित किरण ये सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतन कोण के बारे में जानते हैं। अब आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। अब प्रतिबिंब यानी किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक। अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब यानी किसी बिंदु से गुजरने वाली किरणें दर्पण से अपवर्तित होने के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सदैव उल्टा बनता है, जैसे सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु से गुजरने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो ऐसी स्थिति में दूसरा बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यह सदैव सीधा होता है। अब परावर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण वस्तु का दिखाई देना पहला है, दूसरा है प्रतिबिंब का बनना आदि क्या है परावर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण है। ठीक। अब गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। गोलीय वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो अथवा दर्पण गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो। इसे कांच के एक टुकड़े पर सिल्वर का लेप करके निर्मित किया जाता है। अब उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। अब वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी आंतरिक सतह को लेपित करते हैं जिससे यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, अतः इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अब अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। अब स्ट्रीट लैंप में प्रयुक्त क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। अब स्कूटर, मोटर, कार व वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने हेतु साइड मिरर अथवा रिव्यू मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आता है अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका बाहरी भाग लेपित होता है। अब अवतल दर्पण के उदाहरण के बारे में चिकित्सकों द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत
आदि की जांच के लिए सर्च लाइट, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में सोलर कुकर, सेविंग दर्पण, परावर्तक दूरबीन आदि में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, दर्पण का ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब वक्रता केंद्र के बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र के दर्पण का वक्रता केंद्र उसके दर्पण से किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब के रूप में होती है। अब वक्रता त्रिज्या के बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह दर्पण पर स्थित किसी बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी के बराबर होती है। चित्र में वक्रता त्रिज्या r बराबर cp होता है। अब है मुख अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अक्ष कहलाती है, परंतु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख अक्ष कहलाती है। अन्य शब्दों में दर्पण के ध्रुव में जाने वाला अक्ष मुख अक्ष कहलाता है। ठीक है, अब है सीपी, जो कि है सीपी है क्या, मुख अक्ष। ठीक है, अब आते हैं फोकस के बारे में। गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरणें फोकस यानी किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, अवतल दर्पण अथवा जिस बिंदु से अपसारित या आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी, ठीक, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, यानी F बराबर PF है, F बराबर P और F के बीच के। ठीक है, अब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में देखते हैं। ठीक है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। ठीक, अब है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। ठीक है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति के। ठीक है, अनंत पर यानी F पर दर्पण के पीछे बनेगा अगर अनंत पर है तो, और अनंत पर प्रतिबिंब का साइज क्या बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बनेगी, आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और वस्तु की स्थिति अनंत और P पर रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति P व F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। और वहीं वस्तु की स्थिति अनंत व P पर है तो प्रतिबिंब का साइज छोटा बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा बनेगा। अब वस्तु की स्थिति अगर P पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति F पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधा बनेगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। अब वस्तु की स्थिति यानी अनंत पर होगी। ठीक, अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, F पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज क्या, अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का बनेगा। और वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब शीर्ष से परे, अगर शीर्ष से परे रहे तो F तथा C के बीच बनेगा और छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और C तथा F के मध्य रहे तो C से परे बनेगा, वर्धित बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और F पर रहे तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विविध बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। P तथा F के बीच रहे तो दर्पण के पीछे बनेगा, विविध बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अब देखते हैं दर्पण सूत्र, यानी गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव से बिंदु की दूरी u, ध्रुवों से प्रतिबिंब की दूरी v तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी
एफ कहलाती है। इन तीनों में परस्पर संबंध निम्न दर्पण सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एम प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई होता है, यानी प्रतिबिंब के बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होती है। एम बराबर I/O या V/U होता है। अभी यदि यम का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। यदि यम का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब का वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं गोलीय दर्पण के चिन्ह। यार ये देख तो होती है तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक मध्य मुख अब देखते हैं, यानी तो प्रकाशित केंद्र लेंस के ठीक मध्य मुख अक्ष पर होता है। अब फोकस एवं फोकस के तल मुख अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समानांतर गति करती है तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब अवतल लेंस की स्थिति में मुख अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर आपतित होने की स्थिति वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात यदि मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है तो यह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब लेंस के मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित होती है या एकत्रित होती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है। सामान्यतः यह बिंदु का मुख्य फोकस होता है। अब फोकस तल मुख अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाला तल। अब फोकस दूरी लेंस के प्रकाशित केंद्र व फोकस तल के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक, यानी वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब है अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा बनेगी। अब 2F1 से परे रहे वस्तु की स्थिति तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा F2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब की साइज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। अब है 2F1 पर 2F2 पर समान साइज विवर्धित होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे? वास्तविक तथा उल्टा होगा। फोकस F1 पर यानी अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब F1 व O के बीच अगर रहते तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर बनेगा। प्रतिबिंब के साइज क्या? बड़ा तथा विवर्धित बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बारे में अब देखेंगे। ठीक, अब है वस्तु की अगर स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 पर बनेगा। प्रतिबिंब की साइज अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा बनेगा। अब है अनंत व O के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 पर तथा O के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का साइज जो है छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा बनेगा। अब लेंस सूत्र के द्वारा फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। यह सूत्र सामान्य रूप में किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u
वस्तु की दूरी है। अब देखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने की क्षमता होती है। जो लेंस जितना अधिक किरणों को मोड़ता है उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम व क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अब अतः लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी मीटर में व्युत्क्रम के बराबर होती है। P बराबर 1/f, जहाँ P लेंस की क्षमता, जहाँ f फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक व उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब आवर्धन के बारे में देखते हैं। आवर्धन, आवर्धन ठीक, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। फार्मूला भी हो गया। अब संयुक्त लेंस की क्षमता के बारे में जानते हैं। परस्पर सेट दो लेंसों का संयुक्त क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यदि दोनों लेंस x मीटर की दूरी पर हो तो उनकी संयुक्त क्षमता ज्ञात करने हेतु दोनों के बीजगणितीय योग में से x p1 p2 घटा देते हैं। दो लेंस जो x मीटर दूरी पर स्थित है उनकी संयुक्त क्षमता p बराबर p प्लस p2 माइनस x p1 p2 होता है। अब लेंस की क्षमता व प्रकृति में परावर्तन। यदि लेंस के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है, लेंस की फोकस दूरी व क्षमता परिवर्तन हो जाती है एवं उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कोई लेंस जितना अपवर्तनांक n है उसे n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो निम्न स्थितियां उत्पन्न होती है। यदि n बड़ा होगा n1 से तो लेंस की क्षमता कम व फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कांच 1.5 लेंस की पानी n बराबर 1.33 में डुबाने पर होता है। यदि n बराबर n1 अर्थात लेंस की परितः समान अपवर्तनांक वाला माध्यम उतना हो जाता है। अब तो लेंस की फोकस दूरी अनंत व क्षमता शून्य हो जाती है। अब अर्थात लेंस समतल पारदर्शी कांच की तरह व्यवहार करता है। जैसे यदि कांच के लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है तो लेंस समतल कांच की पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा और बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। अब है थर्ड, तो n छोटा होगा n1 अर्थात ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, उस माध्यम में लेंस को रखने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और उसकी क्षमता कम हो जाती है। लेंस की प्रकृति भी परावर्तित हो जाती है अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा व अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी कांच n बराबर 1.5 उत्तल लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड यानी n बराबर 1.6 वाट में डुबाने पर अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। यही कारण है कि वायु n बराबर 1 का बुलबुला पानी n बराबर 1.33 के अंदर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक, अब जबकि आकार उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब है ठीक है, यानी आपतित किरण और यहाँ अपने माध्यम से विचलित अपवर्तित किरण में हो जाती है और विरल माध्यम में चले जाती है। ठीक है, अब आते हैं आगे देखते हैं। यानी प्रकाश की किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर उसकी गति कम हो जाता है तथा सघन से विरल माध्यम में जाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। वह अविलंब से
दूर हट जाती है। अतः अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। अब इस क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अब है अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होती है। यह स्नेल का अपवर्तन नियम कहलाता है। स्नेल का अपवर्तन नियम यानी साइन आई बटा साइन आर होता है। अब इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। कोई ले लो, बात खत्म। हाँ? देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। अब तरंगदैर्घ्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अब ताप में वृद्धि करने पर अपवर्तनांक घटता है, यद्यपि यह परिवर्तन बहुत कम होता है। अब किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये म्यू जी बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल होता है। चलिए अब देखते हैं पदार्थ तरल अपवर्तनांक। ठीक है, यानी वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003 बराबर 1 होता है। ठीक, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.48 होता है। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। अब पदार्थ यानी ठोस, ठीक है, ये था तरल। अब देखते हैं ठोस पदार्थ का ठोस यानी बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है 1.21 से 1.31 तक होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.52 होता है। फ्लूएंट कांच का अपवर्तनांक कितना 1.65 से लेकर 1.67 तक होता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है 1.54 तक होता है। माणिक्य का अपवर्तनांक 1.67 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 से 2.5 होता है। अब प्रकाश की विभिन्न घटनाएं एवं उनका कारण के बारे में देखते हैं। ठीक, यानी प्रकाश की विभिन्न घटनाएं उनका कारण। प्रकाश की घटनाएं कारण यानी तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है प्रकाश की घटनाएं के बारे में और कारण है। ठीक, अब ये देखेंगे प्रकाश की घटनाएं और कारण। इंद्रधनुष का दिखना परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पानी में बुलबुले का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। आकाश व समुद्र का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। साबुन के बुलबुले व जल में केरोसिन का रंगीन दिखाई देना प्रकाश का व्यतिकरण है। मृग मरीचिका का निर्माण होना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब आगे देखते हैं। कांच में आई दरारें चमकती है किसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी सूर्योदय सूर्यास्त से पहले सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अब है जल में प्रखनली का चमकीला दिखाई देना
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जल में रखी हुई किसी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, पानी से भरे किसी बर्तन की टली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब देखते हैं अपवर्तन के दैनिक जीवन में माने उदाहरण इसका। जल से भरे हुए बर्तन का पेंदा वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब आग के उस पार की वस्तु झिलमिलाती हुई नजर आती है। अब क्रांति कोण के बारे में देखते हैं। क्रिटिकल एंगल, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वह आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। अब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांति कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ पदार्थों का क्रांतिक कोण के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्रांति कोण, पानी का क्रांति कोण 48.75 डिग्री होता है। फ्लूइड कांच का 37.31 डिग्री होता है। क्राउन कांच का क्रांति कोण 41.14 डिग्री होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है। अब देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश किरणों द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो तो किरणें सघन माध्यम में ही वापस मुड़ जाती है। यह परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। आपतन कोण बड़ा होगा क्रांति कोण से। क्रांति कोण आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांति कोण कहलाता है। हीरे का क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। अब है उदाहरण। हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण ही वह चमकता है। अब प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर तथा लाइफाई, प्रकाश किरण के प्रकाशीय तंतु के अंदर प्रकाश प्रवेश करने के पश्चात किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर की संरचना के कारण होता है। वह प्रकाशीय तंतु के दूसरे सिरे से प्रकाश किरण प्राप्त कर ली जाती है। अब इसका प्रयोग संचार सेवा में संकेतों को एक स्थान से सुदूर स्थानों तक प्रेषित करने में, शरीर के भीतर एंडोस्कोप से लेजर किरणों द्वारा सर्जरी करने, विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों के माध्यम से संप्रेषित करने आदि में किया जाता है। अब है मृग मरीचिका प्रभाव। इसके कारण व्यक्ति को मरुभूमि में प्राकृतिक दृष्टि भ्रम होता है, जिससे दूर स्थित वस्तुएं उल्टी या बड़े आकार की दिखाई देती है। अब है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होती है, परंतु यह मार्ग में पड़ने वाले किसी अवरोधक के किनारों पर थोड़ा मुड़ भी जाता है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी जब किसी प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच तीक्ष्ण कोण वाली अपारदर्शी वस्तुएं जैसे ब्लेड रखी जाती है तो पर्दे पर उसकी छाया बन जाती है, परंतु इस छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते हैं। किनारों के पास वाले भाग में कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। ऐसे प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का विवर्तन अवरोधक के आकार पर निर्भर करता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं। अब प्रकाश द्वारा किसी ऐसे माध्यम में गति जिससे धूल
धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं उनको करने से प्राप्त सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेले के अनुसार प्रकाश के किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य व प्रकीर्णन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर प्रकीर्णन कम व तरंगदैर्घ्य कम होने पर प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसे दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। अब देखते हैं प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। आकाश का नीला रंग एवं समुद्र का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लालिमा युक्त दिखाई देना क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के निशानों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अब सीवी रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके आविष्कार को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को दी गई, अतः इसी कारण 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब प्रकाश का विसरण के बारे में देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ लाइट यानी किसी सतह से प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, नियमित और अनियमित परावर्तन या विसरण। नियमित परावर्तन पूर्ण चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से, अनियमित परावर्तन रुक्ष सतह से होता है। अब है जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की ठोस रुक्ष सतह जैसे दीवार आदि से टकराती है तो सतह के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश का आपतन कोण अलग अलग होता है, अतः परावर्तित प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। यह क्रिया प्रकाश का विसरण कहलाती है। अब विसरित परावर्तन के द्वारा प्रकाश दरवाजों, खिड़कियों आदि के द्वारा कमरे में पहुंच जाती है। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जानते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। निश्चित प्रकाश का अपने अव्ययी रंगों का प्रकाश किरणों में विभाजित होने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके एक सिरे पर लाल रंग व दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग होता है। अब सामान्यतः हमारी आंखें ये रंग 7 समूहों के रूप में देखती है। प्रिज्म के आधार की ओर से ये रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल के क्रम को विबग्योर के रूप में जाना जाता है। ये रंग 7 समूहों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। प्रिज्म के आधार की ओर से ये रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के क्रम पर पाए जाते हैं। रंगों को इस क्रम को अंग्रेजी शब्द विबग्योर के रूप में याद रखते हैं। अब प्रकाश की लाल रंग की किरण का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल से बैंगनी की तरफ बढ़ने पर बढ़ जाता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यद्यपि इन रंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है, परंतु निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब पीले रंग को मध्य का रंग माना जाता है। विचलन के आधार पर हरे को नहीं माना जाता। अब आते हैं इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष यानी वर्षा होने के पश्चात विभिन्न परिस्थितियों जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के द्वारा आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष
यानी प्राइमरी रेनबो, यानी जब अपवर्तन 2 बार, परावर्तन 1 बार हो तो बनने वाला इंद्रधनुष प्राथमिक होता है। यह चमकीला और छोटा होता है, जिसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। अब द्वितीयक इंद्रधनुष, जब अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 2 बार हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। यहाँ धुंधला और अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिसमें लाल रंग अंदर की ओर और बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। आगे देखते हैं। अब वस्तुओं का रंग के बारे में जानते हैं। वस्तुओं का रंग यानी कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जब वस्तुओं द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। उसका रंग परावर्तित प्रकाश के रंग का होता है। जो वस्तु रंग को परावर्तित करती है वह श्वेत सफ़ेद दिखाई देती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, अर्थात किसी रंग की किरण को परावर्तित नहीं करती, वह काली दिखाई देती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित प्रकाश पर निर्भर करता है। अब रंगों के प्रकार। अब रंगों के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्राथमिक रंग लोहनी, जिसे बोलते हैं लाल, हरा, नीला को लोहनी, ठीक है, क्योंकि इन रंगों को विभिन्न अनुपातों में मिलाने से अन्य सभी रंगें प्राप्त हो सकती हैं। द्वितीयक रंग को प्राथमिक रंगों की सहायता से द्वितीयक रंग में, जैसे मैजेंटा, पीला और सियान, ठीक है। अब है तृतीयक रंग, पूरक रंग, जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत प्राप्त होता है, एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल प्लस पीकॉक मिलाएंगे तो श्वेत बनेगा, हरा प्लस मैजेंटा मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा, नीला प्लस पीला बनाएंगे तो सफ़ेद बनेगा, लाल प्लस हाला प्लस नीला मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। अब देखते हैं प्रकाश तरंगों की ध्रुवण के बारे में देखते हैं। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात इन तरंगों के कणों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में समान दिशा में हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, तथा प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलेराइड का उपयोग करते हैं। इसमें एक झिल्ली होती है जिसे कांच की 2 प्लेटों के मध्य में रखते हैं। यह परत नाइट्रोसेलुलोज तथा हर्पेथाइड के मिश्रण से बनी होती है। जब अध्रुवित प्रकाश पोलेराइड पर पड़ता है तो वही प्रकाश किरण उससे निकल पाती है, जिसके कंपन क्रिस्टल के अक्ष के समानांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइड युक्त से ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। पोलेराइड युक्त का अन्य जगहों पर भी उपयोग होता है, जैसे प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए धूप के चश्मे में, पानी से भीगी सड़कों से परावर्तित प्रकाश के चकाचौंध से बचने में, कार की खिड़की तथा हेडलाइट कवर ग्लास पर त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए बने विशेष चश्मे में, पोलराइड फोटोग्राफी व कैमरे में, धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में तथा किसी विलयन में शर्करा की सांद्रता इत्यादि ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। अब प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य की 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है
तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं की परिणामी तीव्रता में होने वाली परिवर्तन को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, समपोषी और विषमपोषी, समपोषी और विनाशी। ठीक। प्रकाश तरंगों का माध्यम में बिंदु का समान कला के किसी मिलने पर उनकी परिणामी तीव्रता का अधिकतम होना समपोषी व्यतिकरण कहलाता है, जबकि तरंगों के विपरीत कला में मिलने पर प्रकाश की तीव्रता का न्यूनतम अथवा शून्य होना विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अब व्यतिकरण के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि गीली सड़क पर वाहनों से टपकी तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों का रंगीन दिखाई पड़ना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना इत्यादि। अब प्रकाशिक यंत्र के बारे में देखेंगे। अब प्रकाशिक यंत्र के बारे में ऐसी युक्ति जो दर्पण, प्रिज्म अथवा लेंस के संयुक्त प्रभाव से निर्मित की जाती है, प्रकाशिकी यंत्र कहलाती है। ये यंत्र परावर्तन के नियमों तथा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होते हैं। अब लेंस कैमरा, यह एक परावर्तनीय उत्तल लेंस है जिसकी सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब को फोटोग्राफी फिल्म पर फोकस करते हैं। लेंस के द्वारा के किसी निश्चित मान के लिए शटर द्वारा फोटोग्राफी फिल्म को एक निश्चित समय के लिए उद्भासित करते हैं। लेंस कैमरा द्वारा फिल्म पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब है सूक्ष्मदर्शी, ऐसे प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं, कण, जीव आदि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। अब है सरल सूक्ष्मदर्शी अथवा आवर्धन कांच, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जिसके एक ओर प्रकाश केंद्र तथा फोकस दूरी के मध्य यू बड़ा होगा एफ से किसी वस्तु को रखकर दूसरी ओर से देखने पर वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f, यानी f बराबर उत्तल लेंस की फोकस, d बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब है पुस्तक के छोटे अक्षरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए अंगुलियों के निशाने देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन होता है। वस्तु के समीप वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस तथा आँख के समीप वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है। अब है आवर्धन क्षमता m, यानी V0/U0 1 + d/f ही होता है। अब उपयोग है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग प्रयोगशालाओं में कोशिकाओं अथवा सूक्ष्म जीवों में आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब है दूरदर्शी टेलीस्कोप, यानी दूरदर्शी ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग पृथ्वी से दूर स्थित खगोलीय पिंडों अर्थात तारों, ग्रह, सूक्ष्म ग्रह आदि को देखने के लिए करते हैं। दूरदर्शी में लेंसों, वक्रीय दर्पणों अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन एवं अवशोषण करने वाली युक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब खगोलीय दूरदर्शन के बारे में जानते हैं। खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण डेनमार्क के वैज्ञानिक केपलर ने किया है। इनकी सहायता से अंतरिक्ष में दूर स्थित खगोलीय पिंडों को सरलता से देखा जा सकता है। अब प्रकाश का ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को साबित करता है। टूरमैलीन क्रिस्टल का उपयोग प्रकाश के ध्रुवीकरण के लिए
किया जाता है और इसीलिए इसे ध्रुवक या पोलराइड कहा जाता है। वह अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, जबकि ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। अब मालूस का नियम I बराबर I0 C cos स्क्वायर थीटा होता है। अब ध्रुवीकरण के अनुप्रयोग और उपयोग। धूप के चश्मे में फोटो प्रत्यास्था, ऑप्टिकल गतिविधि और होलोग्राम में उपयोग किया जाता है। समुद्र के सैल का सुनहरा दृश्य ध्रुवण के कारण होता है। कार, बस आदि की हेडलाइट में बहुत चमकीली चमक चौकाचौंध को खत्म करने के लिए ध्रुवकों का प्रयोग किया जाता है। अब रिकॉर्ड 3D चलती चित्र और फोटोग्राफिक में उपयोग किया जाता है। अब LCD कैलकुलेटर, घड़ी, टीवी आदि संख्या अक्षर या चित्र बनाने के लिए ध्रुवीकरण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ठीक। अब सौर कंपन में प्रयोग किया जाता है। इसे प्रकाश की चमक कम करने में उपयोग में लाया जाता है। ध्रुवित प्रकाश का उपयोग कोशिका के नाभिक अणुओं में DNA और RNA के अध्ययन में होता है। अब प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति में प्रक्षेपित आभासी परिवर्तन को प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही तारों तथा नक्षत्रों की गति का अनुमान लगाया जाता है। अब बैगनी विस्थापन। आभासी तरंग दर छोटा है वास्तविक तरंग दर से। तरल विस्थापन। आभासी तरंग दर बड़ा होगा वास्तविक तरंग दर में। अब उपयोग है यानी तारों एवं गैलेक्सी की चाल ज्ञात करने में, सूर्य की घूर्णन चाल ज्ञात करने में, चिकित्सा विज्ञान में जैसे सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफ आदि में। अब मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ठीक। नेत्र लेंस उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेत्र लेंस अपवर्तक सूचकांक म्यू बराबर 1.437 होता है। नेत्र लेंस फोकस दूरी f बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है। कार्निया नेत्र का बाह्य उभार है, इसी से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसमें रिक्त कोशिकाएं नहीं होती है। नेत्रदान में इसी का दान किया जाता है। आँख का सबसे उच्चतम अपवर्तनांक वाला भाग कार्निया है। अब है आइरिस के बारे में देखते हैं। आइरिस यानी आइरिस जो होता है यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है। नेत्र का रंग इसी पर निर्भर करता है। इसके मध्य में पुतली पीपुल होती है तो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। यह तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। अब रेटिना के बारे में। किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है और मस्तिष्क इसे सीधा महसूस करता है। अब रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। रॉड छड़ यह प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है। शलाका यह प्रकाश के रंग दृष्टि का नियंत्रण करता है। अब पीत बिंदु सबसे संवेदनशील भाग। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। अब अंध बिंदु। नेत्र तंत्रिका अंध बिंदु से मस्तिष्क तक जाती है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं है। अब दृष्टि की सीमा। स्वास्थ्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु से अनंत दूर बिंदु तक है। अब एक्वायर ह्यूमर यानी कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच पाया जाने वाला जलीय द्रव वाइट्स ह्यूमर रेटिना और नेत्र लेंस के बीच पाया जाना चिपचिपा पदार्थ होता है। अब सिलियरी मांसपेशियाँ। नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों के बीच लटका रहता है। लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याओं को
सिलेरी मांसपेशियों पर दाब डालकर परिवर्तित कर सकता है। अब है दृष्टि निवर्धन, यानी 1/10 सेकेंड होता है। अब है यदि दो क्रमागत प्रकाश स्पंदों के बीच समय अंतराल 0.1 सेकेंड है तो आँख इन्हें अलग अलग नहीं देख सकती है तथा प्रतिबिंब जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। चलचित्र दृष्टि निवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव आँख की संवेदनशीलता सर्वाधिक हरे रंग में पाई जाती है। अब समंजन क्षमता, लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजस क्षमता कहते हैं। अब द्विनेत्री दृष्टि, दो नेत्रों से देखने को द्विनेत्री दृष्टि कहते हैं। अब आँख की विभेदन क्षमता 1 मिनट में और 1/60 डिग्री होता है, यानी एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इससे वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। अब देखते हैं, नोट दिया है। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब नेत्र दोष के बारे में जानते हैं। नेत्र दोष के बारे में, ठीक। नेत्र दोष यानी निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है। अब दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, निवारण अवतल लेंस द्वारा होता है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, निवारण उत्तल लेंस होता है। अब है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, इसमें लेंस की गोलीय तथा क्षमता बढ़ जाती है तथा लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई तथा क्षमता कम हो जाती है तथा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी इस दोष में निकट और दूर दोनों प्रकार की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यह वृद्धावस्था की बीमारी है। इसे द्विफोकस लेंस का उपयोग करके हटा दिया जाता है। अब दृष्टि वैषम्य अभिमुखता, इस दोष में आँख क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। यह नेत्र लेंस की अपूर्ण गोलाकार प्रकृति के कारण होता है। बेलनाकार लेंस यानी टॉरिक लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। अब मोतियाबिंद आँख के क्रिस्टलीय लेंस का धुंधलापन है जो अक्सर दृष्टि की स्पष्टता को प्रभावित करता है। इन दोषों में एक अपारदर्शी सफ़ेद झिल्ली कार्निया पर विकसित हो जाती है। अब यह कारण है आँख के लेंस पर झिल्ली का बनना सुधार सर्जरी द्वारा होता है। अब देखते हैं रंग दृष्टिहीनता वर्धानता, यानी यह आँख का वह दोष है जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों, विशेष रूप से नीले, लाल और हरे रंगों के बीच अंतर करने में असमर्थ होता है। यह दोष रेटिना पर अपर्याप्त या शंकु आकार की कोशिकाओं के न होने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष दूर नहीं किया जा सकता है। यह दोष आनुवंशिक विकार है। अब नोट में है ग्लूकोमा रोग में आँख के अंदर दबाव बढ़ जाता है जिससे दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। आँखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये हमारा प्रकाश चैप्टर ख़त्म हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए अगला आप चैप्टर देखेंगे अगला वीडियो में। चलिए धन्यवाद।